यस प्लीज लेट अस मूव अहेड। हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और वही कुछ अभी आगे जारी रख रहे हैं। एक क्वेश्चन ये लिख दीजिए, बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन after traveling for time t1, its velocity is v1. After traveling for another time t2, for another हटा देता हूँ, for total time t2, its velocity is v2. Find velocity after total time t3 from beginning. beginning मतलब जब t is equal to 0 था, जब से आपने टाइम गिनना शुरू किया। t is equal to 0 से हमने टाइम गिनना शुरू किया और t1 के बाद वेलोसिटी v1 है और t2 के बाद वेलोसिटी v2 है, तो t3 के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि t इज इक्वल टू 0 पे आप इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि t इज इक्वल टू 0 पे आप इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानेंगे। शांभवी सिंह बताइए। 0। शांभवी सिंह, तो मैंने स्पॉटलाइट नहीं किया हुआ। 0। मुझे आवाज सुनाई नहीं आ रही है भाई। शांभवी सिंह। 0। हाँ, बस यही वार्निंग लिख दीजिए। वार्निंग लिख दीजिए, नेवर अज्यूम द इनिशियल वेलोसिटी टू बी 0। Never assume the initial velocity to be 0 when not given. अगर सवाल में वेलोसिटी नहीं दी गई है तो भी उसे आप 0 ना माने। अगर सिर्फ आपके पास एक ही इक्वेशन बन रही है, ऐसा डेटा दिया है जिससे सिर्फ एक इक्वेशन बन सकती है, तो जरूर मजबूरी में अगर और कोई चारा ही नहीं है तो आप u को 0 मान सकते हैं। यहाँ तो 2 इक्वेशंस या 3 इक्वेशंस बनाने का डेटा दिया है, ऐसे में u को एलिमिनेट करना होगा। लिख दीजिए, when we are given sufficient information, when we are given sufficient information, such that we can form 2 equations, such that we can form 2 or more equations, then no unknown should be assumed, any value. No unknown should be assumed having any value. It should be eliminated. It should be eliminated. बस यही मेन बात आपको सिखानी थी, पूरी फिजिक्स में काम आएगी।
अगर एक ही इक्वेशन बन पा रही है तो फिर यू हैव टू मेक सूटेबल सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस, अदरवाइज ट्राई टू एलिमिनेट द अननोन। ठीक है, जरूर इसकी सॉल्यूशन में फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये होगी v इज इक्वल टू u प्लस ए t1, और दूसरी इक्वेशन ये होगी टोटल टाइम t इज इक्वल टू t2 के बाद वेलोसिटी v2 है। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूं और इनसे a, दो अननोन है मेरे पास, आई हैव गॉट टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स u एंड a। ऐसा लिख दीजिए, देयर आर टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स। अगर दो इक्वेशंस हो और दो अननोन हो तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। विल सॉल्व दिस टू टू फाइंड, मैं अभी इन्हें सॉल्व तो नहीं कर रहा हूं, बट टिपिकली स्कीम बता रहा हूं सवाल की क्या करते हैं। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ u एंड a। और फिर तीसरी इक्वेशन ये है, तो u और a जो आपने निकाले हैं ना फर्स्ट और सेकंड से, वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। बस इतना लिख लें, करना कुछ नहीं है, इतना लिख दें कि u and a obtained from 1 and 2, u and a obtained from 1 and 2 will be put in equation number 3. Will be put in equation number 3 to obtain the answer. इस आंसर को हमारा निकालने का दूसरा ही कुछ मेथड होगा, इसलिए हम इसके स्टेप्स में अपना टाइम नहीं लगा रहे। और ये पूरी फिजिक्स में आप समझ लेना, अगर एक जैसी जानकारी दो बार दी है, टाइम t1 के बाद वेलोसिटी दी है और टाइम t2 के बाद वेलोसिटी दी है, एक जैसी जानकारी कभी भी अगर दो बार दी है तो वो चाहता है कि दो इक्वेशंस बनाइए और इन दोनों अननोन्स को निकालिए और फिर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फिलहाल हमारे पास इसको सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा आसान मेथड है, इसलिए मैंने इसमें टाइम बचाया। जनरल स्कीम तो यही रहती है खैर। ठीक है, दो इक्वेशन बनाइए, दो अननोन निकालिए और इन दोनों को थर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए। अभी मेरे पास ज़्यादा आसान मेथड है, इसलिए मैंने इसकी बात नहीं की आपसे। आप जानते हैं कि वो आसान मेथड क्या है? कोई बता सकता है? क्लू दे देता हूं, मैं ग्राफिकल मेथड की बात कर रहा हूं, मैंने कराया है ये पहले क्लास में। ग्राफिकल मेथड निश्चिता, दानिश। Sir, V1 plus V2 upon T1 plus T2 will be equal to V1 plus V3 upon T1. बहुत अच्छा बोला है बेटा, पर वो प्लस नहीं है, ध्यान रखो। तो सब कुछ आपने सही पकड़ लिया, पर माइनस है बीच में। Sorry, minus, sir. हाँ, लिखो लिखो। Since it is a constant acceleration motion, its Vt graph will be as follows. कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, इसका Vt ग्राफ ऐसा होगा, ये u है, ये u है, टैन बढ़ा दो, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है और ये टाइम t3 है। ठीक है, आप जानते हैं मैं जैसे ये वाले दो ट्रायंगल बनाने वाला हूँ और इनके tan थीटा इक्वेट करने वाला हूँ। यहाँ वेलोसिटी है v1, यहाँ वेलोसिटी है v2 और यहाँ वेलोसिटी v3 है। तो पॉइंट P और Q पे स्लोप सेम है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्लोप सेम है। तो इक्वेट tan थीटा एट P एंड Q, ग्राफ का स्लोप सेम है। यहाँ और यहाँ पर हम ये इक्वेट करता हूँ,
ये जो डिस्टेंस आएगा ये v2 माइनस v1 आएगा, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये t2 माइनस t1 आएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये ये v3 और ये v2 है, ये v3 माइनस v2 आएगा, और ये टाइम वाला डिस्टेंस आएगा t3 माइनस t2। ये पूरा t3 है और ये पूरा t2 है। स्लोप इक्वेट करूंगा तो v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इससे आपको v3 आसानी से मिल जाएगा। v3 अननोन है आपका। अब u और a दोनों टर्म खुद ही एलिमिनेट हो गए ना। अब जो u का टर्म आ रहा है ना, a का टर्म आ रहा है, केवल वही टर्म्स आ रहे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ये हमने ग्राफ का एक बहुत जबरदस्त यूज पढ़ा था। बस इसका लिमिटेशन ये है कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में नहीं लग सकता, ये सिर्फ लीनियर ग्राफ्स में ये लग सकता है। और अभी तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया, इसलिए इसमें फिर भी थोड़ा टाइम लगा, पर मैं अगली बार से मैं इसका कोई ग्राफ भी नहीं बनाने वाला। सीधे बोलूंगा कि तुम v3 माइनस v2 यहां लिख लो, और मे बी v2 माइनस कुछ भी लिख लो, v1 माइनस v2 लिख लो सपोज। अननोन एक ही जगह आए, और फिर जो v यहाँ है उसका करस्पॉन्डिंग t यहाँ पे t3 माइनस t2 अपॉन t1 माइनस t2। माइनस आएगा दोनों तरफ, ये ध्यान रखो बस। जो v यहाँ पर है y3 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। कोई भी चीज जो लीनियरली वेरी हो रही हो, अगर लीनियर वेरिएशन है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर लीनियर वेरिएशन है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस टाइप का कोई भी रिलेशन आप लिख सकते हैं। वो तो v3 अननोन है, v3 अननोन है, तो मैंने v3 का टर्म एक ही तरफ लिखा। जो अननोन है उसका नाम एक ही जगह आया और अच्छा है, टॉप राइट कॉर्नर पे आए तो अच्छा है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, क्योंकि मैं पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो यहाँ प्लस v2 कर दूंगा, तो ये अकेला अननोन बच जाएगा। वरना मैं ये इक्वेशन ऐसी भी लिख सकता था v3 माइनस v2 अपॉन v3 माइनस t1, बस ये टाइम होता फिर t3 माइनस t2 अपॉन t3 माइनस t1, ये होता। इसे याद भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी आप यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी वाले सारे वेरिएबल्स यहाँ लिख लीजिए, टाइम वाले सारे वेरिएबल्स वहां लिख लीजिए। ये v3 है तो ये t3 है, ये v2 है तो t2 है, ये v3 है तो t3 है, ये v1 है तो t1 है, पर 4 माइनस है, माइनस 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 माइनस। दानिश ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, परफेक्ट, उसे याद आया। पर वो ठीक है, एक दो बार तो गलतियां होनी ही चाहिए। एक बार गलती जब अगर हो गई जिसकी, फिर वो शायद दोबारा गलती नहीं करेगा। बहुत प्यारा मेथड है ये, दिस इज वंडरफुल मेथड, और पूरी फिजिक्स में बहुत काम आएगा। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोग इस मेथड को यूज़ ही नहीं करते हैं। वो वही करते हैं कि पहली दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे और दो अननोन निकालेंगे u और a, और तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर लीनियर रिलेशन है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर लीनियर रिलेशन है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर लीनियर रिलेशन नहीं है तब तो आपको यही मेथड करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको तो सॉल्व हमने अभी नहीं किया, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इन फर्स्ट 5 seconds a body moving with constant acceleration covers 10 meters. It again covers
10 meters in next 3 seconds. पहले जितना 5 सेकंड में ट्रेवल किया उतना बाद में 3 सेकंड में ही ट्रेवल कर लिया. Find displacement. In next 2 seconds. अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ग्राफ लीनियर नहीं है. अब तो आपको इक्वेशंस बनानी ही पड़ेंगी. फर्स्ट 5 सेकंड का क्या मतलब है? क्या मैं उन फर्स्ट 5 सेकंड्स की बिगिनिंग पे u को 0 ले लूं? फर्स्ट बोला ना, फर्स्ट 5 सेकंड्स. सर फर्स्ट 5 सेकंड्स, क्या मैं उन फर्स्ट 5 सेकंड्स की बिगिनिंग पे u को 0 ले लूं? नो सर. कभी नहीं. शाबाश, ठीक है. लोग मुंडी हिला के भी जवाब दे रहे थे मुझे. और आप अगर गलत, मेरी बात गलत है तो आप थम्स डाउन कर सकते हैं. सही है तो थम्स अप कर दीजिए, या थम्स अप आप स्क्रीन पर रिएक्शन से भी कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट 5 सेकंड्स में मतलब ये है कि जब से मैंने गाड़ी को देखना शुरू किया, अगर मान लीजिए यही ग्राफ है और हो सकता है मैंने यहां से ऑब्जर्वेशन शुरू की हो. मैं t इसको 0 नहीं मान रहा. सपोज मैं इसको t 0 मान रहा हूं, ठीक है ना. मेरे 5 सेकंड्स, बॉडी के चलने के 5 सेकंड नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन के 5 सेकंड. बॉडी तो शायद यहां से चल रही थी, पर जब से मैंने टाइम गिनना शुरू किया उसके बाद के 5 सेकंड, फर्स्ट 5 सेकंड से ये मतलब होता है. फिर बेसिक बात ये है कि आप u को 0 अज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट डेटा है कि आप 2 इक्वेशंस बना सके. तो चलिए वही 2 इक्वेशंस बनाते हैं. पहले तो ये लिख दीजिए, u विल नॉट बी अज्यूम टू बी 0. u को हम 0 अज्यूम नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव बीन गिवन sufficient information. We have been given information to form at least 2 equations. इतनी इंफॉर्मेशन हमको मालूम है जिससे हम 2 इक्वेशंस बना सकें. इसलिए हम u को 0 अज्यूम नहीं करेंगे. तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में मैं u को 0 नहीं ले रहा. s है 5 मीटर, s है 10 मीटर और टाइम है 5 सेकेंड्स. प्लस हाफ a भी नहीं मालूम और ये है 5 स्क्वायर. ये पहली इक्वेशन हो गई. पहली इक्वेशन तो ठीक है, अगली इक्वेशन आप मुझे बताएंगे. सेकेंड इक्वेशन क्या बनानी है वो आप मुझे बताएंगे. हाँ, u तो हम 0 नहीं लेंगे. 20 is equals to ut plus half 8 square. हाँ, फिर से बोलो निशिता. 20 is equals to ut. t क्या लेंगे ut में? तुमने सेकंड t स्क्वायर में तो t सही डाला था, पहले खाली t बोल दिया था. ठीक है, मैं समझ गया, रहने दो. आई नो, बस रहने दो. आपको अपनी गलती मिल गई ना. Yes sir. ओके फाइन. एनीबडी एल्स? यस. हाँ शांभवी बताइए. 20 plus 8u plus 32a. क्या? 20 is equal to 8u plus 32a. हाँ ठीक है, ऑल राइट. इधर श्रीअर्था बताइए. 20 is equal to 8u plus half a. ओके, अंशिता बंसल बताइए. So 20 equals to u into 8 plus half a into 8 square. बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, वंडरफुल. हाँ, इसने बोला है नेक्स्ट 3 सेकेंड्स. तो अगले 3 सेकेंड्स में जो इक्वेशन है वो मैं 10 is equal to u into 3 plus half a into 3 square नहीं लगा सकता, क्योंकि सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में ये फर्स्ट 10 मीटर में तो ठीक है u कुछ था, अगले 10 मीटर की बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है और वो u भी नहीं है. इसलिए मैं इस
इंटरवल की इक्वेशन लिखूंगा ही नहीं, इस इंटरवल की इक्वेशन में लिखूंगा ही नहीं, मैं पूरे 20 सेकेंड्स की इक्वेशंस पूरी जर्नी की इक्वेशन लिख लेता हूं, ताकि दोनों इक्वेशनों में यू सेम आ जाए। जो सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं, या तो मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा करूं और इस जर्नी की बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी निकालूं, तो बेटर यही है, ऐसे ही लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए कि प्रेफरेबली इक्वेशंस शुड बी रिटन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, preferably equations should be written from the same point of time so that the term of u in both the equations is same. Term of u in both the equations is same. इसलिए मैं 10 + 10 लिख रहा हूं, और ये टाइम भी 5 + 5 हो गया, नहीं 5 + 3 हो गया, नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, नेक्स्ट प्लस हाफ a इंटू 8 स्क्वायर। हाँ, ये दो इक्वेशंस हैं, अब आप इन्हें सॉल्व करिए पूरा बकायदा, और u और a की वैल्यू पूरी निकालिए। मैं पहले मैं काम करता हूं, u का टर्म एलिमिनेट कर देता हूं, चलो u का टर्म एलिमिनेट कर देता हूं। तरीके इसके बहुत सारे हैं, जैसा आपका मन करे। तरीके इसके बहुत सारे हैं, पर हाँ ये थोड़ी सी लंबी हमें मैथमेटिक्स शुरू में लगती है, पर आपको इसकी आदत तो डालनी ही पड़ेगी। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपने पहले बहुत सॉल्व की हुई हैं, एंड यू आर मे बी क्वाइट कॉन्फिडेंट इन देम। नहीं है तो सीख लीजिए, करना ही पड़ेगा। सपोज मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं u एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि इस इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि u का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 5 8 40 हो जाए और यहाँ पे भी 5 8 40 हो जाए। इस पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो u का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तरीके इसमें आपके अपने हो सकते हैं, उसमें मुझे आपको कोई सलाह नहीं देनी, व्हाटएवर वे यू विश। मैं तो यही कर रहा हूँ फिलहाल, मैं यही कर रहा हूँ। एक इक्वेशन है 80 = 5 8 40u प्लस 4 × a × 25, ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये 8/2 4 हो गया ऐसा। अगली इक्वेशन है ये 20 + × 500 = 8u था, 8 5 40u प्लस ये 64/2 32 हो जाएगा, 32a × 5। ये अब मैं इन्हें माइनस कर रहा हूं, तो ये हो गया -20 और ये हो गया 0 और ये हो गया 25 4 100, 100a माइनस 168, 5 2 10, 5 3 15 और ये 16, 168। ठीक है, तो -20 = -68, तो a = +1/3। ये जानकारी है मिल गई, a निकल आया मेरा, a निकल आया। ठीक है, अब a अगर आपका निकल आया तो आप किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। a निकल आया तो मैं इसको, हाँ श्रीहर्षा बताइए। a 1/3 आएगा ना, माइनस को कैंसिल माइनस नहीं, एक्चुअली ये माइनस कट गया, मैंने प्लस लिखा है, थोड़ा और साफ लिख देता हूँ, प्लस ही लिखा है। a + 1/3, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ये तो मुझे तभी पता लग गया था कि पहले 5 मीटर में जितना ट्रेवल किया, बाद में उतना ही डिस्टेंस तो थोड़े कम टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो उसी से मुझे पता लग गया था कि मेरा एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव ही आने वाला है। अब मैं इसको किसी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देता हूँ, इस इक्वेशन में डाल देता हूँ,
10 is equal to u into 5 plus half a. A is 1 by 3 into 8 square into 64. So 10 minus 32 by 3 is equal to 5u. So 30 minus 32 by 3 is equal to 5u. So u is equal to minus 2 by 15. u is equal to, ये हो गया 10, ये हो गया 5u, अच्छा प्लस हाफ इंटू 5 स्क्वायर है, सॉरी ये 7/6 आ रहा है। ये हाफ इंटू a इंटू 5 स्क्वायर है 25 है। सर 7/6 आएगा। हाँ शाबाश। सर 7। ओके देख लेते हैं इसको। तो 10 माइनस 25/6 इज इक्वल टू 5u। तो 60 माइनस 25/6 इज इक्वल टू 5u। मुझे यहीं सिंप्लीफाई कर देना था। खैर ये 35/6 इज इक्वल टू 5u। तो u आ गया 7/6। अब मेरे पास u भी है और a भी है। अब इन दोनों को मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा। पहली दो इक्वेशन से u निकाला और a निकाला। अब इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करिए। थर्ड कहता है नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में। अब बताइए नेक्स्ट 2 इक्वेशंस सेकेंड्स की इक्वेशन में क्या लिखो? 10u plus 50a is total displacement. स्वराज गुप्ता। यस सर। इक्वेशन बताइए। सर 10u plus 1/2 into 10 स्क्वायर हो जाएगा। पहले 5 सर हाँ आर्यन। सर s इज इक्वल टू 10u प्लस हाफ a इंटू 10 स्क्वायर। यार 10u क्यों लिया है? टाइम सर, टोटल 10 हो गया है। हाँ सर टोटल सेकेंड्स। ठीक है बहुत बढ़िया। ये इक्वेशन में लिख देता हूँ। जो मुझे एसएच निकालना है वो है 10u प्लस हाफ a इंटू क्या बोला? 10 स्क्वायर। ओके टाइम तो आपने पूरा ले लिया है ना। ये इक्वेशन एकदम सही है। जो लोग एग्री करते हैं वे हाथ खड़ा कर दें स्क्रीन से। रेज योर हैंड। एकदम परफेक्ट इक्वेशन है। जो एग्री करते हैं वे हाथ खड़ा करें और जो डिसएग्री करते हैं वो चिल्ला दें कि साहब नहीं है गलत है। एनीबॉडी जिसमें दम है जो बोलता है कि ये गलत इक्वेशन है। सर -20 करना पड़ेगा। क्या सर -20 करना पड़ेगा लाइक डिस्प्लेसमेंट फॉर 2 सेकेंड्स। ये टोटल हुआ। हाँ शाबाश वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। ऑलराइट ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान से सुन लीजिए। ये इक्वेशन गलत है क्योंकि ये तो आपने पूरी टोटल टाइम ले लिया। 5 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स 8 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स। आप टोटल 10 सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। टोटल 10 सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी टोटल 10 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट है। ये जो थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी है, जो थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी है उसकी बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी u नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी था, ये सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी था और ये थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u नहीं है। आप टाइम तो पूरा यहाँ से नाप रहे हैं तो आपके ये भी तो टोटल आया है। आई बात समझ में? इसकी इक्वेशन की ऐसी ही आदत डालो। तो इसको पूरा ऐसा लिखो, लिख दो, पूरा लिख दो कि we will since we prefer to write the equations from the same point of time, therefore our equation is in terms of
total displacement and total time. हमारी इक्वेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के टर्म्स में है। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के टर्म्स में है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा ऐसे लिखा करो S1 plus S2 plus S3 is equal to U T1 plus T2 plus T3, मतलब पूरी ऐसी इक्वेशन है। S1 is equal to U T1 plus half a T1 square, फिर S1 plus S2 is equal to U T1 plus T2 plus half a T1 plus T2 square, और तीसरी इक्वेशन है S1 plus S2 plus S3 is equal to U T1 plus T2 plus T3 plus half a T1 plus T2 plus T3 का स्क्वायर। ऐसी आदत डालिए आप। आपको इसकी जब आदत होगी तो आप खाली उसको अननोन को S डैश कभी कहना ही मत, उसे S1 plus S2 plus S3 पूरा बोलो तो आपसे गलती नहीं होती। अब सॉल्व करके बता दीजिए फाइनल आंसर कितना आ रहा है। 25 कितना? 25 by 3. अब ये हो गया 10 plus 10 plus S3 is equal to U आया था शायद 7 by 6 और T1 plus T2 plus T3 आ रहा है 10 plus half A शायद 1 by 3 आया था into 10 square। क्या मैंने ये डेटा सही लिखा है? इनिशियल वेलोसिटी मेरी 7 by 6 आई थी और एक्सेलरेशन 1 by 3 आया था, ठीक है क्या ये? सर पर क्या S1 सर 8 था क्या 8 था? सर S1 8 था, आपने वहाँ 10 plus 10 plus S3 लिख दिया। In first 5 seconds, the body moves with a constant acceleration and covers 10 meters. It again covers 10 meters in next 3 seconds. हाँ सर आ गया। सही है ये? पर ठीक सर है, सर। अभी आपने कहा कि S3 में इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं होगी। क्या कौन बोल रहा है ये? सर अंशिता। हाँ अंशिता बोलिए, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर S3 में U सेम नहीं रहेगा ना, पर फिर हाँ मतलब मैंने इसीलिए तो क्या किया है ना, मैंने इसीलिए ये किया है कि सपोज ये VT ग्राफ है, क्या मैं लिख रहा हूँ, चलो ये जर्नी S1 है, ये S2 है और ये S3 है, तो यहाँ अगर वेलोसिटी U है ना, तो यहाँ V1 है और यहाँ V2 है, ठीक है। अगर मैं खाली S3 की इक्वेशन लिखता ना तो बोलती वो V2 into 2 प्लस हाफ A into 2 स्क्वायर, और मैं V2 कैसे निकालता मालूम है? V2 हो जाता है U प्लस A और फिर ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम T1 प्लस T2। S3 की बिगिनिंग पे ये वेलोसिटी जो S2 के लिए फाइनल वेलोसिटी है ना, वो S3 के लिए इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं खाली इसकी इक्वेशन लिखता तो ये लेता मैं V2 into 2, पर मैंने पहले खाली इस पार्ट की इक्वेशन लिखी, फिर खाली इस पार्ट की इस जर्नी S1 प्लस S2 की इक्वेशन लिखी, फिर पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो इस पूरी जर्नी की बिगिनिंग पे तो इनिशियल वेलोसिटी U है ना, तो मैंने पूरी जर्नी पूरे डिस्टेंस की बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी ली है। खाली S3 की बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी तो V2 होती, जो 20 सेकंड चल लेने के बाद होती। कोई डाउट बचा? ये इजी नहीं है, अगर आपको तकलीफ हो तो आप अलग से पूछ लीजिएगा क्लास के जस्ट बाद, या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते रहिए, टच में बने रहिए। एक मोर इनिशिएटिव, एक दो लोगों ने अब रेगुलर बेसिस पे पूछना शुरू किया है डाउट। ओके फाइन, गॉट माय पॉइंट। S3 ये है, S3 की बिगिनिंग पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो U नहीं है, S1 की बिगिनिंग पे U है, इस पूरी जर्नी की बिगिनिंग पे भी U है और टोटल जर्नी की बिगिनिंग पे भी U है। अगर मैं खाली S2 की इक्वेशन लिखता ना तो S2 की इक्वेशन होती V1T प्लस हाफ A, ये वाला T स्क्वायर जो भी ये था, ये वाला T स्क्वायर, और V1 होती U प्लस A T1, ये वाली।
ये इनिशियल वेलोसिटी है, t1 के बाद ये वेलोसिटी v1 है। इस जर्नी की ये इनिशियल वेलोसिटी है, पर पूरी s1 की इक्वेशन लिखूंगा तो भी इनिशियल वेलोसिटी ये है, s1 प्लस s2 की लिखूंगा तो भी इनिशियल वेलोसिटी ये है, और s1 प्लस s2 प्लस s3 की लिखूंगा तो भी इनिशियल वेलोसिटी ये है। खाली s1 की या खाली s2 की या खाली s3 की हम इक्वेशन लिखते ही नहीं है, हम तो पूरी डिस्टेंसेस की इक्वेशन लिखते हैं। इससे u का टर्म हर बार सेम रहता है। मेथड आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, पर एक डेफिनेट मेथड बार बार करने से फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वही मेथड दिमाग में आता है। ओके, हमने ये डिसाइड किया कि इक्वेशंस आर यूजुअली रिटन फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ द टाइम। इक्वेशंस यूजुअली सेम पॉइंट ऑफ टाइम से लिखते हैं ताकि उसकी हर एक की बिगिनिंग में u का टर्म सेम आ जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए, train is moving with constant acceleration. When its engine passes a pole, velocity of train is u. When the last bogie crosses the pole, velocity of train is v. Find the velocity of train when midpoint of the train यहाँ भी ऐसा लग तो रहा है कि दो इक्वेशन बनेगी शायद। आप एक काम करो, ट्रेन की लेंथ L मान लो, ट्रेन की लेंथ L मान लो, तो L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक्सेलरेशन कितना हो गया है, ट्रेन में एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है वो आपको पता है, उसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो। फिर L/2 के डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी आपको निकालनी है। सर हाँ सर √v² + u² अपॉन 2। हाँ, दैट इज परफेक्टली फाइन, वेरी गुड, शाबाश। बताइए आपकी इक्वेशंस क्या क्या हैं, बोल के बता दीजिए। सर सबसे पहले ली थी s मतलब मैंने ट्रेन की लेंथ ली थी s, तो हाँ। s = v² - u² अपॉन 2a। फिर उसके बाद जब मिडिल पूछा तो मैंने s मतलब जो लेंथ थी वो s/2 कर दी। हाँ बस और ठीक, फिर ऑलराइट आपने सोल्यूशन बता दी तो मुझे समझ में आ गया, वरना मेरा दिमाग पहले तो s = ut + ½ पे ही जा रहा था। s = ut + ½ में क्या गलती होती? सर टाइम से रिलेटेड हाँ, कुछ तुमको दिया ही नहीं नहीं बताना है। है निशिता, तुमको नहीं बताना है। स्तुति द्विवेदी बताइए, s = ut + ½ में क्यों नहीं लगा सकता? स्तुति द्विवेदी। मुझे नहीं समझ आया। हाँ बताइए स्वराज। सर क्योंकि टाइम का कुछ दिया ही नहीं है कुछ। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट।
मेरा पहला दिमाग तो पता नहीं क्यों एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर पे ही जाने वाला था, पर फिर मैंने फौरन रियलाइज किया कि न तो टी दिया है ना मांगा है। फिर मेरा दिमाग वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पे गया, और वहां भी टाइम आ रहा है। जब टाइम न तो दिया हो ना मांगा हो तो ये लिख लीजिए अलग से, when time is neither known nor unknown, ना तो टाइम मांगा हो ना टाइम दिया हो, तो we will apply the equation v square is equal to u square plus 2as। टाइम ना तो दिया हो ना टाइम मांगा हो, टाइम ना तो दिया हो ना तो टाइम मांगा हो, तो we will apply the equation v square is equal to u square plus 2as। ठीक है, पिछले सवाल में ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा रहे थे ना, तो वही दिमाग में भी चल रहा था, तो नेचुरल टेंडेंसी वही थी मेरी, यही आपके साथ भी होगा। आप यही कोशिश करिए क्वेश्चन करते समय कि हर क्वेश्चन में स्टार्ट अफ्रेश, अगर पॉसिबल हो तो पिछले क्वेश्चन को दिमाग से डिलीट कर दें और फिर नए क्वेश्चन में जाएं, तो आप नए सिरे से प्रॉपर सोच पाओगे, वरना फर्क रहता तो है। एक मूवी देख के आते हैं तो अगले एक दिन दो दिन तक वही दिमाग में चलती रहती है। ऐसे एक सवाल जब आपने किया ना, तो अगले सवाल में उसके ट्रेसेस बाकी होते हैं। स्टार्ट अफ्रेश, इसकी आदत डालिए, पेपर में काम आएगी आपके। ओके फाइन। हाँ, तो मैं यही मान लेता हूँ, सोल्यूशन में लिख दीजिए लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी एल, लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी एल या एस, जो आपकी मर्जी में आए। ठीक है, तो पहले उसने मुझे ये कहा है कि एल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी u से v हो गई है। ये पोल है, ये वेलोसिटी u है, और जब ट्रेन में लास्ट होगी यहां है अभी इस समय, तो इसकी भी वेलोसिटी u होगी। ट्रेन की लास्ट बोगी जो है ना, उसकी वेलोसिटी डिस्टेंस l ट्रेवल करने में u से v हो गई। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो जो इसकी फर्स्ट बोगी की वेलोसिटी है इंजन के डब्बे की, वही गार्ड के डब्बे की भी वेलोसिटी है, क्योंकि अगर इनकी वेलोसिटी अलग अलग होती तो ये साथ चिपके चिपके नहीं चलते। मोशन एक्सेलरेटेड तो है, पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूरी ट्रेन के हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम है। जब इसकी u है तो इसकी भी u है, तो मैं तो इसकी वेलोसिटी लिखना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट l के बाद इसकी वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गई। ऐसे ही बस कुछ लिख दीजिए, पता नहीं आपने क्या स्टार्ट किया था, ऐसे लिख दीजिए आफ्टर डिस्प्लेसमेंट l, after displacement L, the velocity of the last bogie of the train increases from u to v, increases from u to v। ब्रैकेट में ये भी लिख दीजिए कि when velocity of the engine is u, velocity of engine is u, at that instant of time, at that instant of time, velocity of all the bogies of the train is u। उस इंस्टेंट पर ट्रेन की सभी बोगीज की वेलोसिटी u होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो आगे निकल जाएगी। मुझे तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है, मुझे इसकी बात करनी है कि ये u थी और ये यहाँ आते आते v हो गई, ये u थी, ये भी u थी, और ये यहाँ आते आते डिस्प्लेसमेंट l के बाद v हो गई। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al। और फिर मेरा ये कहना है कि जो मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी है, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन है, उसकी वेलोसिटी u से बढ़कर मान लेते हैं v डैश हो गई। इसकी वेलोसिटी भी पहले u थी, और जब ये यहां से गुजर रहा है जिसकी वेलोसिटी v डैश है, तो v डैश का स्क्वायर इक्वल टू u a स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस बनेंगे, ये दो इक्वेशंस बनेंगे। जब इसकी u है ना, तो इसकी भी u है, इसकी भी u है, इसकी भी u है। डिस्प्लेसमेंट l के बाद u जो है वो v हो गया,
जरा बाद में जब ये पोल से गुजर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो पहले u थी और वो v हो गई, और ये u थी L/2 के बाद v डैश हो गई। अब जो सवाल में मुझे नहीं दिया वो क्या है, न तो सब ट्रेन का a दिया था ना l दिया था, ऐसा लिख दीजिए कि we have not been given terms of a and l in the original question। ओरिजिनल क्वेश्चन में ए और एल नहीं दिए थे, इनको हमने अज्यूम किया था अपने कन्वीनियंस के लिए, सो दे शुड बी एलिमिनेटेड। ए और एल का टर्म एलिमिनेट करना है। अब मुझे यू को एलिमिनेट नहीं करना है, यू को एलिमिनेट नहीं करना है। इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक इक्वेशन ये हो जाएगी और एक इक्वेशन ये हो जाएगी 2b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2al। ये मेरी अब सेकेंड इक्वेशन हो गई, और इन दोनों को माइनस कर देता हूं। v स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर यानी माइनस u स्क्वायर, और ये वाला पूरा टर्म खत्म एक बार में हो गया, और ये हो गया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। सो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2 is v स्क्वायर। So v dash is v square plus u square by 2। कॉमन क्वेश्चन है, गाइड्स में मिलता है, पर मैंने प्रेजेंटेशन इसका थोड़ा टफ किया है, हल्का सा मैंने चेंज तो किया है इसको। ठीक है, उसने मुझे यह कहा कि जब इंजन यहां से गुजर रहा है इस पोल से तो उसकी वेलोसिटी u है, उस समय इसकी भी वेलोसिटी u है और इसकी भी u है। आप कह रहे हैं जब ये यहां चल गया, पहुंच गया, मतलब इसने जब l डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो इसकी वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गई। ये पहली इक्वेशन है, ये मिड पॉइंट की इक्वेशन है कि u से बढ़ के इसकी वेलोसिटी v डैश हो गई L/2 के डिस्प्लेसमेंट। जो मुझे सवाल में दिया था वो u दिया था और v दिया था। मेरा आंसर सिर्फ u और v के टर्म्स में आ सकता है, और v डैश भी मैंने अज्यूम किया था, v डैश भी सवाल में नहीं दिया था, पर वो तो अननोन था ना, तो अननोन को तो जिंदा रखना है। a और l सवाल में नहीं दिए गए थे, जो भी वेरिएबल सवाल में न दिए गए हों दे मस्ट बी एलिमिनेटेड। जो भी वेरिएबल सवाल में न दिए गए हों उन्हें जरूर एलिमिनेट करना चाहिए, राइट। चलिए आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि एक ट्रेन की जर्नी मान लीजिए ऐसी, ये टाइम t है, ये v। सपोज ट्रेन की जर्नी ऐसी कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऐसा लिख सकते हैं, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स फॉर सम टाइम। इनको आपको सिमेट्रिकल बनाने की जरूरत भी नहीं है, ग्राफ ऐसा टाइप का कुछ बना है, ऐसा बना लें। अच्छा, ऐसा बना है, सिमेट्रिकल मत बनाए। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऐसा और फिर ऐसा, इन दोनों को सेम स्लोप इनका ना देखा। और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, moves for some time with constant acceleration, moves with some time for some time with constant acceleration, and maximum velocity of the journey is v. Maximum velocity of the journey is v, and then it immediately applies brakes. Velocity v obtain करने के बाद it applies brakes. And comes to rest. Sir, please repeat the question. क्वेश्चन यही है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। A train starts from rest
with some constant acceleration. Maximum velocity of the journey is v. It immediately applies brakes to produce some constant retardation. And comes to rest. Finally, at other station. एक स्टेशन से चली थी, इसने एक्सीलरेट किया, फिर जब उसको सफिशिएंट उम्मीद हो गई कि अब मैं आ गई है ट्रेन अगले स्टेशन के करीब, तो उसने ब्रेक मार दी. टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज t. तो जो टोटल टाइम है ये t है. Total time of the journey is t. Total time of the journey is t. ठीक है. तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एक्सेलरेटर इसका गाड़ी का ज्यादा पावरफुल है या ब्रेक ज्यादा पावरफुल है? ब्रेक्स. हाँ, ब्रेक्स. जाकिर साहब क्या कहना है आपका? सर ब्रेक ज्यादा पावरफुल है। कैसे पता आपको? पर जितनी टाइम में उसकी एक्सेलरेशन बढ़ी उसमें हाँ, टाइम में प्रेस पे आ गया। इतनी सारी देर की एक्सेलरेशन में जो उसने वेलोसिटी पाई थी, इतनी देर के एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी पाई थी, वो थोड़ी सी देर के रिटार्डेशन में खो दी। खूब देर एक्सेलरेट करने के बाद जो बॉडी में वेलोसिटी आई थी, ब्रेक्स तो ऐसे ही होते हैं, आपको भी पता है, आप भी चलाते हो 100 की स्पीड पे गाड़ी, और बिल्कुल जब पहुंच ही जाते हो जहां आपको पहुंचना होता है उसके बाद ही ब्रेक लगाते हो आप, है कि नहीं? ब्रेक्स आर ऑलवेज मोर पावरफुल। तो ये लिख दीजिए, खैर क्लाइंट ऐसे लिख दीजिए, ब्रेक्स आर मोर पावरफुल बिकॉज हेयर द स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज मोर। इन दिस पार्ट ऑफ द जर्नी, ये मान लीजिए AB है और ये BC है, तो ब्रेक्स तो ज्यादा पावरफुल होते ही हैं गाड़ियों में, ब्रेक्स तो ज्यादा पावरफुल होते ही हैं। खूब देर के, इतनी देर के एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी गेन की थी, वो इतनी सी देर के रिटार्डेशन में वेलोसिटी खो दी। इन जनरल ये ऐसा ही पाया जाएगा, शायद ये ग्राफ सिमेट्रिक पाया जाए। ये आपको ध्यान देना चाहिए ग्राफ के स्लोप्स पे हमेशा। VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, यहाँ स्लोप कम है, यहाँ स्लोप कम है, यहाँ एक्सेलरेशन कम है, और यहाँ स्लोप ज्यादा है, मोर स्टीप है, और ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप VT ग्राफ का मतलब रिटार्डेशन, नेगेटिव स्लोप है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन इज स्ट्रॉन्गर, ब्रेक्स आर मोर पावरफुल। एनीवेज का पार्ट ये है सर, ये निकालना आपको ये है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, total distance between the two stations. What is the total distance between the two stations? हाफ VT. हाँ ठीक है, ओके गुड। स्लोप ऑफ द ग्राफ की तो हमने बात आपसे की, स्लोप ऑफ द ग्राफ की तो हमने आपसे बात की शांभवी शर्मा। हाँ, एनी क्लू आयरीन, क्या करें? नामदेव,
सर ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, हो गया काम। एरिया अंडर द ग्राफ लिख दीजिए फिर से। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, बट एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट है। बस तो हो गया फिर तो। सर डिस्टेंस निकालना है डिस्प्लेसमेंट? पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए, और एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो एरिया है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो बेस है वो पूरा टी है, और जो हाइट है वो v है। बस यही टोटल डिस्प्लेसमेंट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट यही है, हाफ वी टी। हाफ वी टी मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं। इस समय हमने कहा कि गाड़ी ने एक्सीलरेशन से चला, एक्सीलरेशन कितना था वो नहीं मालूम, मैक्सिमम वेलोसिटी v ऑब्टेन की, फिर उसने ब्रेक्स लगाए, ब्रेक्स कितने हैं वो मुझे नहीं मालूम, और टोटल टाइम ऑफ द जर्नी t है, और पूरी 2 स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं शायद ये मानना चाह रहा हूं, मैं कुछ चाह रहा हूं कहना। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिस तरह से मैंने इसको ये लिखा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। बताइए क्या है? A is equal to u plus like Sir, velocity is increasing linearly. हाँ, करीब है आप लोग, और एक ट्राई मारिए। मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसको, ये मेरा मकसद क्या है? मैंने हमेशा से कहा है कि मुझे एक फॉर्मूला बहुत पसंद है, एवरेज वेलोसिटी। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी जर्नी के लिए ये माना जा सकता है, पूरी जर्नी के लिए ये माना जा सकता है कि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पे कांस्टेंट है। मैं u प्लस v/2 इंटू टी नहीं लिखवाता था, यहाँ u 0 है। बात ध्यान से सुनिए कि है तो बात यही, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं खाली एक्सेलरेशन पीरियड की बात करूं तो एक्सेलरेशन पीरियड के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और एक्सेलरेशन के अंत पे वेलोसिटी कितनी है? v। तो एक्सेलरेशन वाले पीरियड की अगर एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो वो कितनी है? वो 0 प्लस v/2 है। ऐसे ही अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूं तो इस जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी v है, और इस जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो रिटार्डेशन वाले पीरियड के लिए भी एवरेज वेलोसिटी v प्लस 0/2 है। तो जब एक्सीलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी v/2 है, और जब रिटार्डेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी v/2 है, तो क्यों ना मैं ये मान लूं कि पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी v/2 है। ऐसे ही लिखिए, ऐसे ही लिखिए, फॉर एक्सेलरेटेड पीरियड, for accelerated period, initial velocity is equal to u, final velocity is equal to v, 0. Therefore, average velocity is equal to 0 plus v/2. Accelerated period के लिए यह होगा। इसी तरह for retarded period, initial velocity is equal to v, final velocity is equal to 0, so average velocity is equal to 0 plus v/2. Accelerated period, for the accelerated period as well as for the accelerated period as well as for the retarded period, the average velocity is the same. We can say that
for the entire journey, the average velocity is v by 2. For the entire journey, the average velocity is v by 2. ठीक है? Got my point? आप यहां देखोगे तो वेलोसिटी इनिशियल 0 है और एकदम फाइनल भी 0 है, तो आप ये मत बोलना कि साहब ये 0 + 0/2 है पूरी जर्नी के लिए एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि पूरी जर्नी में एक्सेलरेटेड पीरियड की इक्वेशन अलग बनेगी, रिटार्डेड पीरियड की इक्वेशन अलग बनेगी। ये मत कहना कि इनिशियल पूरी जर्नी की 0 है और फाइनल भी 0 है तो एवरेज 0 + 0/2 लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। बस एक्सेलरेटेड पीरियड के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वही रिटार्डेड पीरियड के लिए एवरेज वेलोसिटी है। हालांकि आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन का जो पीरियड है और जो रिटार्डेशन का पीरियड है, दे आर डिफरेंट। The body has moved with acceleration for a much longer time, and the body moves with retardation for a very small time. Even then, for the entire journey, it is not wrong to assume that the velocity is constant at average value for the entire journey. Fine? Okay. अब इसको यही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पर अब इसमें मैं v की वैल्यू नहीं दूंगा। लिखिए क्वेश्चन। A train starts from west from a station A. Moves with constant acceleration alpha for some time, and then with constant retardation beta for some time, and comes to rest at station B. The journey has been covered in minimum possible time. Total time on the journey is t. Fine. ट्रेन एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा दी है, फिर ट्रेन में रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन की वैल्यू बीटा दी है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी टी दिया है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी टी दिया है। तो इसने v का नाम नहीं दिया है। अब मैं धीरे धीरे एक एक करके कई अननोन पूछूंगा आपसे, है ना, टू फाइंड द टाइम for which train moves with constant velocity. The time for which the train moves with constant velocity. बोलिए। So 1/alpha. सर कांस्टेंट वेलोसिटी कभी होगी नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बोला ना मिनिमम टाइम, जर्नी हैज बीन कवर्ड इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो ग्राफ ये है इसका, ऐसा और फिर ऐसा,
अगर ये ऐसा जाता फिर ऐसा जाता और ऐसा आता तो ये एक्सीलरेशन से चलता, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता और फिर इसमें ब्रेक्स लगते। मिनिमम टाइम में अगर कवर करना है, अगर आप मिनिमम टाइम में जर्नी तय करना चाहते हो, आप अपनी सारी जर्नी मिनिमम टाइम में ही तय करते हो, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। आपको अगर जाना है कोचिंग तो आप 10 किलोमीटर जाना है तो आप 5 मिनट पहले घर से निकलेंगे और पेल देंगे गाड़ी फुल। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो आपकी गाड़ी में कभी आती नहीं है। मिनिमम टाइम का तो केस आपसे अच्छा कौन जानेगा। लिख दीजिए, फॉर मिनिमम टाइम वी सेल्डम ड्राइव द व्हीकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हम तो फुल एक्सेलरेटर मारते हैं और जब आ जाता है जहां पहुंचना होता है तो फिर फुल ब्रेक मार देते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलाई है कभी गाड़ी आपने? आप चलाते ही नहीं हो कांस्टेंट वेलोसिटी पे, या तो एक्सीलरेटर रहता है या ब्रेक्स रहते हैं। ठीक है, मिनिमम टाइम में जर्नी कवर करनी है। मिनिमम टाइम में तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही है, शाबाश। आप कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी चलाने की आपकी आदत ही नहीं है। आप फेल देते हो उठा के, पहले फुल एक्सेलरेटर फिर फुल ब्रेक्स, यही होता है। और ये भी आपको पता है कि ब्रेक मारा, चू 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 करते हुए 2 मीटर में गाड़ी रोक दी। 10 किलोमीटर से पिन्नाते हुए ला रहे थे तो पूरी ताकत से ब्रेक मार दी। तो ब्रेक का टाइम हमेशा कम होता है, ब्रेक के बाद गाड़ी बहुत कम समय के लिए चलती है। और ब्रेक्स लगने के बाद गाड़ी बहुत ज्यादा दूरी तय करती है कि थोड़ी सी? थोड़ी सी। और टाइम, ब्रेक्स का टाइम वो भी थोड़ा सा। ये ध्यान रखना, भी आगे काम आएगा ये बात है। ओके, इसमें अब आपको ये निकालना है, फाइंड डी पार्ट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द जर्नी। सर अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। हाँ ठीक है, ऑलराइट। इस जर्नी की मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये जर्नी 2 पार्ट्स में हुई है। एक पार्ट एक्सेलरेशन पीरियड का है, एक पार्ट रिटार्डेशन का है। तो हमको 2 अलग अलग इक्वेशंस तो लिखनी पड़ेंगी। लिख दीजिए, अ पार्ट ऑफ द जर्नी इज एक्सेलरेटेड and the other part of the journey is retarded. A part of the journey is accelerated and the other part of the journey is retarded. So we must write separate equations. We must write separate equations for 2 parts of the journey. We must write separate equations for 2 parts of the journey. For these 2 parts of the journey, we must write separate equations for these 2 parts of the journey. तो पहले ये ग्राफ और क्लियरली बना लेते हैं और ऐसा दिखा देते हैं। अब मेरे को ये अज्यूम करना पड़ेगा ये है टी अल्फा, और ये अज्यूम करना पड़ेगा ये है टी बीटा। ये एक्सीलरेशन का पीरियड है, ये रिटार्डेशन का पीरियड है। चलो मैं इसे ए बी सी कह देता हूँ, और यहाँ वेलोसिटी है v मैक्स या खाली v। ये रिटार्डेशन है, ये टी अल्फा है, टी बीटा है। ये नए नाम मैंने माने, है ना। द टाइम फॉर विच when moves with acceleration is t alpha, and the time for which train moves with retardation is t beta। ये हम लोग को अज्यूम करने पड़े, क्योंकि अगर मैं एक्सेलरेशन वाले पीरियड के लिए इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं तो उसका टी, फिर एक्सेलरेशन वाला टी अलग से पता होना चाहिए। तो पहले इन्हें अज्यूम करेंगे और बाद में इन्हें मार देंगे, मिटा देंगे। पहले अज्यूम करेंगे, बाद में एलिमिनेट कर देंगे।
मुझे इन लोगों ने टोटल टाइम ऑफ द जर्नी दिया है। आई हैव बीन गिवन दैट t इज टी अल्फा प्लस टी बीटा, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। जरूरत पड़ने पे टी अल्फा प्लस टी बीटा को मैं टी डाल दूंगा। अब खाली इस पोर्शन के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। फिर लिखते हैं फॉर एक्सेलरेटेड पीरियड, और मुझे v मांगा गया है और अल्फा दिया था, तो शायद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी चलेगी। v या v मैक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ए। मैंने चेक किया कि मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर लगाऊं क्या, तो मुझे s तो उसने मांगा ही नहीं है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाऊं क्या, तो मुझे टाइम दिया है। अगर टाइम दिया तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेता हूं और इससे टी अल्फा निकाल लेता हूं। टी अल्फा है v मैक्स बाय अल्फा। मेरे दिमाग में क्लियर है, मुझे मैंने इनको जन्म दिया है, अब मैं इनको खत्म भी करूंगा। I have got to eliminate t alpha and t beta in terms of v max. For retarded period, final velocity is 0. मैं v is equal to u minus a की टाइप कुछ कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है v max minus beta t beta. So v max is equal to beta t beta, और t beta is equal to v m by beta। ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। इस पीरियड की इक्वेशन मुझे अलग लिखनी ही होगी, क्योंकि पूरी जर्नी अगर एक्सेलरेटेड हो या पूरी जर्नी रिटार्डेड हो तो बढ़िया है, एक ही इक्वेशन से काम चल जाता है। पर यहाँ थोड़ी जर्नी एक्सेलरेटेड है और थोड़ी जर्नी रिटार्डेड है, मुझे इन दोनों पोर्शंस की सेपरेट इक्वेशंस लिखनी ही होंगी। और मेरे को ये पता था कि टी अल्फा टी बीटा एलिमिनेट कर दें। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अब मैं पुट कर देता हूँ इस टी को, टी अल्फा को पुट कर देता हूँ टी मैक्स बाय अल्फा, और टी बीटा को पुट कर देता हूँ टी मैक्स बाय बीटा। तो टी इज इक्वल टू v मैक्स to 1 by alpha plus 1 by beta, so v max to alpha plus beta for alpha plus beta। v max अगर आपको चाहिए alpha beta t upon alpha plus beta, ये आंसर है। ये अगर आप याद रख पाए तो अच्छा है। बेसिकली तो डेरिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और इस रिजल्ट को अगर आप याद रख पाए तो अच्छा है। हम इस रिजल्ट पे 2 स्टार दे रहे हैं। ठीक है, इसेंशियली ये फॉर्मूला याद रखने में आसान है, क्योंकि v इज इक्वल टू 80 है। ये जो टर्म है अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा, इसके डायमेंशंस एक्सेलरेशन के हैं। अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इनटू टी, ये तो डायमेंशनली एक्सेलरेशन है ना, तो v का फॉर्मूला 80, ये टर्म a होना चाहिए v के फॉर्मूले। v इज इक्वल टू 80, अल्फा इनटू बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इज डायमेंशनली एक्सेलरेशन, है ना। a इनटू a अपॉन a प्लस a, तो ऊपर a का स्क्वायर हो गया और नीचे a हो गया, तो डायमेंशनली एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगर तुम डेरिवेशन कर रहे हो तब तो कोई चिंता नहीं है, पर अगर फॉर्मूला याद कर रहे हो तो फिर मेरे को एक वर्डिंग तुम्हें समझानी पड़ेगी पहले से। अगर तुम ये फॉर्मूला याद कर रहे हो और अगर किसी न्यूमेरिकल में उसने बोला है अल्फा प्लस 4 है और रिटार्डेशन माइनस 100 है, तो बीटा को कितना रखोगे। एक न्यूमेरिकल में बोल रहा है एक्सेलरेशन तो 4 है और रिटार्डेशन 100 है, तो बीटा को कितना रखोगे इस फॉर्मूले में। माइनस 100 माइनस 100 हैं?
-100. बस वही सिखाना है मुझे। वार्निंग लिख दीजिए वार्निंग। साइन ऑफ रिटार्डेशन has been already put in the derivation. Sign of retardation has been already put in the derivation, and therefore sign of retardation has been already put in the derivation, and therefore we will not put the sign again. डेरिवेशन में आप साइन पुट कर चुके हैं। अगर आप डेरिवेशन के स्टेप्स कर रहे हैं तो ठीक है, बीटा को नेगेटिव डालिए, पर जो रिजल्ट आया है वो बीटा को नेगेटिव डालने के बाद आया है ना। अगर आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो इट इज फाइन, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये रिजल्ट शायद आपको यूज करना ही पड़ेगा, ये याद करना ही पड़ेगा। अब बीटा को नेगेटिव नहीं डालना है, वो डाल के ही तो डेरिवेशन किया था, ये असली वार्निंग है। अब बीटा को नेगेटिव नहीं डालना है, वो डाल के ही जो डेरिवेशन किया है उसी से एक रिजल्ट बनाया है हमने। ये ध्यान रखना है आपको कि बीटा को अब नेगेटिव नहीं डालना है। व्हाट माय पॉइंट? अच्छा ये बताइए कि टी अल्फा बाय टी बीटा एक से बड़ा आएगा कि एक से छोटा आएगा? बड़ा आएगा। हाँ, एक से बड़ा आएगा, क्योंकि गाड़ी हम एक्सीलरेशन से बहुत देर तक चलाते हैं और ब्रेक्स तो चू 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 इतने में तो गाड़ी रुक जाती है, कितनी भी स्पीड हो, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि बीटा बाय अल्फा एक से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? बड़ा। ये एक से बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेक्स आर मोर पावरफुल। बीटा की वैल्यू मैंने अभी 100 बोल के बताई। अब एक काम करो, क्वेश्चन 2 और 3 है, 2 और 3 से मैं तो ये तुम्हें कह रहा हूं कि फाइंड आउट टी अल्फा बाय टी बीटा, फाइंड आउट टी अल्फा बाय टी बीटा, ये बताओ। और क्लू मैंने दे ही दिया है कि इक्वेशन 2 भी तुम्हारे पास है, इक्वेशन 3 भी तुम्हारे पास है। 2 और 2 बाय 3 कर दो तो टी अल्फा बाय टी बीटा आ जाएगा। वो कितना है? इन दोनों को डिवाइड कर दो, बीटा बाय अल्फा। हाँ, बीटा बाय बीटा बाय अल्फा। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा बीटा बाय अल्फा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक बड़ा यूजफुल रिजल्ट है ये, इस पे भी 3 स्टार दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि ये सही है? बड़ा अपॉन छोटा इज इक्वल टू बड़ा अपॉन छोटा। ये दोनों एक से बड़े हैं, ये अलग से आपको दिमाग में बैठाना है। बोथ आर ग्रेटर देन 1, मतलब इस रेशो, ये रेशो अगर टी अल्फा बाय टी बीटा एक से बड़ा है और मैं उसे बीटा बाय अल्फा से इक्वेट कर रहा हूं, तो फिर वो भी जरूर एक से बड़ा होगा। ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं सकता कि LHS ग्रेटर देन 1 हो और RHS लेस देन 1 हो। ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं सकता कि ये ग्रेटर देन 1 हो और ये लेस देन 1 हो और मैं उन्हें इक्वेट कर दूं। अगर मैं दो चीजों को इक्वेट कर रहा हूं और LHS 1 से बड़ा है तो RHS भी 1 से बड़ा है। इसे फील करिए कि हम बहुत देर तक एक्सीलरेशन से गाड़ी चलाते हैं, टी अल्फा ज्यादा है और टी बीटा कम है, क्योंकि बीटा ज्यादा है, अल्फा कम है। खूब देर के एक्सीलरेशन में जो पाएंगे वो जरा सी देर के रिटार्डेशन में खो देंगे। टाइम ऑफ एक्सीलरेशन इज मोर, टाइम ऑफ रिटार्डेशन इज लेस, because beta is more and alpha is less. Got it? Okay. अब एक काम करिए, उसी क्वेश्चन में आप निकालिए, उसी क्वेश्चन में सी पार्ट निकालिए। Find S alpha. Find S alpha in a displacement during the accelerated period. Find S alpha in a displacement during the accelerated period. Half V max अल्फा बीटा स्क्वायर हाँ। T स्क्वायर अपॉन 2
ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल नहीं स्क्वायर। ये ज्यादा हो गया, जरूरत नहीं है इतनी। सर हाफ वी मैक्स मैं वी और टी टी अल्फा के टर्म्स अल्फा। में चाह रहा हूँ एक्चुअली। सर हाफ वी मेरा मैक्स टी आंसर सिर्फ अल्फा। वी और टी अल्फा के टर्म्स में चाहिए। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये एस अल्फा है, तो एस अल्फा को मैं 0 प्लस वी मैक्स बाय 2 इंटू टी अल्फा कह सकता हूँ, यही छोड़ देता हूँ। मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। या तो ये बोल दो डिस्प्लेसमेंट है एवरेज वेलोसिटी टू टाइम, और फॉर द एंटायर एक्सेलरेटेड पीरियड द एवरेज वेलोसिटी इज दिस। ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप मुझे एस बीटा निकाल के बताइए, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग रिटार्डेशन। एस बीटा निकाल के बताइए, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग रिटार्डेशन। 1/2 into t beta. T बीटा इंटू बी मैक्स बाय 2। हाँ, अब इस ग्राफ का एरिया निकालना है। जो एस बीटा है यह है वी मैक्स प्लस 0/2 इंटू टी बीटा। ठीक है, एस अल्फा यानी इतना इस ट्रायंगल का एरिया, और एस बीटा ने इस ट्रायंगल का एरिया। तो एस अल्फा ज्यादा है, एक्सेलरेशन से आप ज्यादा दूरी तय करते हैं कि रिटार्डेशन से? एक्सेलरेशन से हम बहुत ज्यादा दूरी तय करते हैं, और अगर अपने ब्रेक्स पे पूरा भरोसा है तब तो खैर और धूम मचा देते हैं। ठीक है, 120 की स्पीड पे तो आप गाड़ी चलाते ही होगे, और पूरी ताकत से ब्रेक्स, खूब दूर आपने खूब ज्यादा दूरी एक्सेलरेशन से तय की, और फिर जरा सी दूरी के ब्रेक्स में गाड़ी रुक गई। एनीवे, ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने लायक नहीं है, पर हाँ डिस्प्लेसमेंट को मैं एवरेज वेलोसिटी टू टाइम के नाम से तो बोल ही सकता हूं। मैं या तो ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगाता, ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ठीक है ना, पर मुझे v का टर्म दिया है। जब भी लीनियर चेंज होना, स्ट्रेट लाइन चेंज होना, तो आप वैल्यू को एवरेज पे कांस्टेंट मान सकते हैं। जब भी स्ट्रेट लाइन चेंज हो, कोई भी डिस्कशन, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है और यहाँ v है, तो एवरेज वेलोसिटी v/2 है, और फिर डिस्प्लेसमेंट है एवरेज वेलोसिटी टू टाइम। इवन रिटार्डेशन के लिए मैं vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप कुछ नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे ये वेलोसिटी एक कभी भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो, और a ना दिया है ना मांगा है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मुझे बहुत फॉर्मूला पसंद है वो है एवरेज वेलोसिटी टू टाइम। खैर, अब इस इक्वेशन से एस अल्फा बाय एस बीटा निकालिए। एस अल्फा बाय एस बीटा निकालते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टी अल्फा बाय टी बीटा, है कि नहीं? और पूरी समरी बना दें, कंप्लीट समरी बना दें, तो इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे 4 स्टार लगा दीजिए। और फील करिए कि ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, और ये भी ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं इन्हें इक्वेट कर रहा हूं और एक टर्म ग्रेटर देन 1 है, तो बाकी दो एक्सप्रेशंस भी ग्रेटर देन 1 होंगी। मुझे अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन से मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ। अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल मुझे करना है तो 9.9 किलोमीटर में एक्सेलरेशन से ट्रेवल करूंगा, और 0.1 किलोमीटर में रिटार्डेशन से ट्रेवल करूंगा शायद। इसीलिए एक्सेलरेशन के लिए गाड़ी भी टाइम भी, एक्सेलरेशन से आप बहुत देर तक चलाते हैं गाड़ी, और रिटार्डेशन का टाइम तो जरा सा ही होता है हमेशा। हाँ, बीटा ब्रेक्स आर मोर पावरफुल, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक्सेलरेशन से हम लोग ज्यादा दूरी तय करते हैं, रिटार्डेशन से हम जरा सा डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करते हैं, खूब देर तक हम गाड़ी एक्सेलरेशन से चलाते हैं, और रिटार्डेशन का टाइम ज्यादा नहीं होता।
और ब्रेक्स आर मोर पावरफुल एंड द एक्सीलरेटर ज्यादा स्ट्रांग आपको प्रोवाइड किया ही नहीं जाता। ठीक है, ये काम का है बस। और फील भी करिए इसको, हर बार फील करिए कि मैं एक्सीलरेशन से खूब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, हालांकि मेरा एक्सीलरेटर वीक है, पर फिर भी मैं ज्यादा देर तक एक्सीलरेशन से गाड़ी चलाता हूँ और ज्यादा डिस्टेंस भी एक्सीलरेशन के पीरियड में ही ट्रेवल करता हूँ। रिटार्डेशन का टाइम भी कम है और रिटार्डेशन का डिस्प्लेसमेंट भी कम है। हाँ, ब्रेक्स मारने के बाद भी जाता मैं आगे ही हूँ। वीटी ग्राफ का तो एरिया अभी भी बढ़ ही रहा है। ये अच्छे से ध्यान रखिए आप। एंड एवरीथिंग इज ग्रेटर देन 1, ये सारे रिलेशन एक से बड़े हैं। और बस आपको एक लास्ट चीज इसमें निकालनी है, लास्ट पार्ट निकाल दीजिए। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू स्टेशंस इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड टी। P max by 2 ब्रैकेट में T alpha plus T beta। हाँ, right. Total displacement between the two stations in terms of alpha, beta and T दिए गए थे। अल्फा दिया था, बीटा दिया था और टी दिया था। सवाल में बेसिकली यही दिए गए थे। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मुझे पता है बेसिकली पूरी जर्नी के लिए ये एवरेज वेलोसिटी है और ये पूरी जर्नी का टाइम है। ये एक फॉर्मूला तो मैं जानता हूं, पर मुझे इसमें से वी मैक्स का टर्म भी हटाना पड़ेगा। ये है हाफ, फिर वी मैक्स है अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ऐसे हो गया हाफ इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद करना होगा। 3 स्टार आपको इस पे भी देने होंगे। मैं डिस्प्लेसमेंट को पूरे ग्राफ का एरिया बोल सकता हूं या पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी टू टाइम बोल सकता हूं। मैं डिस्प्लेसमेंट को एस अल्फा प्लस एस बीटा से भी निकाल सकता था, पर मैंने डायरेक्ट मार दिया, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। एस अल्फा मतलब एक छोटे ट्रायंगल का एरिया, एस बीटा मतलब दूसरे छोटे ट्रायंगल का एरिया, और पूरा डिस्प्लेसमेंट मैंने पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया एक ही बार में मार दिया। पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और ये टर्म सवाल में नहीं दिया था तो मैंने वी मैक्स का फॉर्मूला पुट कर दिया। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है? क्या ये आपको आसानी से याद हो जाएगा? कैसे कैसे याद करेंगे इसको? क्योंकि हाँ, कोई बोल रहा है क्या? सजल, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं, सुनिए, that is what simultaneously you have got to keep on observing something. सर हाफ 80 स्क्वायर ही है That's मतलब। right, beautiful, wonderful, exactly, half 80 स्क्वायर जैसा है ये। क्वेश्चन प्रैक्टिस से तो पावरफुल कुछ और है ही नहीं। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो सिवाय क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपके मार्क्स नहीं आएंगे किसी भी चीज से। थ्योरी पढ़ने से कभी मार्क्स नहीं आते, थ्योरी पढ़ने से मार्क्स नहीं आते। भले ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस करिए, पर क्वेश्चन ज्यादा करिए। बिल्कुल v इक्वल टू यू प्लस 80 के ही करिए। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से मार्क्स आएंगे, ध्यान रख लेना। आपके 10th में चाहे 10 CGP आ जाए, चाहे 11 CGP आ जाए, चाहे 20 CGP आ जाए, उससे सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। आपके 99% आ जाए 10th में, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर सिलेक्शन। आप देख लीजिए कि 10 CGP कितने लोगों का आ रहा है और सीट्स कितनी है। आप जिसको आप रैंक एम कर रहे हो उतनी सीट्स कितनी है उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 CGP का क्या हाल होता है। हमारे यहाँ ऐसा भी रिजल्ट हुआ है जो 8.2 CGP वाले ने एम्स दिल्ली निकाला पहले बार में, और 10 CGP वाले को 3 ड्रॉप लगे। कुछ भी एग्जैगरेशन नहीं कर रहा हूं मैं इसमें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की।
अगर आपको लगता है क्लास में आपने पढ़ लिया और आपका हो गया तो 3 साल लगेंगे, या थ्योरी में आपको मजा आ रहा है, आप कई बुक से थ्योरी पढ़ रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, वो बिल्कुल थ्योरी को ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा. Question practice and simultaneously the knack of observation. Yes, it is a beautiful answer. That is, it is essentially of the form s is equal to half a t square. It is of the form s is equal to half a t square. ये डायमेंशनली एक्सीलरेशन है. बहुत बढ़िया. अंशिता ने सही जवाब दिया था और एक श्री अर्था भी शायद यही जवाब देने के लिए तैयार थी. वेरी गुड. तो फाइन, ये हो गया s is equal to half a t square. और इसमें भी आपको पता है, इसमें भी वार्निंग लिख दीजिए, डू नॉट पुट साइन ऑफ बीटा इन न्यूमेरिकल्स. डू नॉट पुट साइन ऑफ बीटा इन न्यूमेरिकल्स. And all right, that's all for now. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.